बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 मेटल्स एंड देयर एक्सट्रैक्शन, और उसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट 4 करने जा रहे हैं हम। कौन कौन से हमारे पास रह गए हैं? जिन्होंने पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं वो लाजमी देख लीजिए भाई, ठीक है। नेचर ऑफ क्लोराइड्स ये वाला टॉपिक है हमारे पास, और अगला टॉपिक जो है वो नेचर ऑफ हाइड्राइड्स का है। उसके बाद ये टॉपिक जो है वो हमारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इंशाल्लाह अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। कौन सा है? मिनरल्स एंड ओर्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, क्रोमियम। ये हमारा अगला टॉपिक होगा अगली वीडियो में। मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा पार्ट 4। तो कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने क्या देखा। इससे पहले वाली जो फर्स्ट और सेकंड हेडिंग हमने देखी थी, याद है? उसमें हमने मेटल्स की भी एलिमेंटल स्टेट को देखा था, ठीक है। कौन कौन सी हेडिंग्स थी वो? रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। इसके अंदर हमने मेटल्स को भी एलिमेंट की हैसियत से देखा था और नॉन मेटल्स को भी हमने एलिमेंट की हैसियत से देखा था। अब हम कंपाउंड की हैसियत से देखेंगे मेटल्स को भी और नॉन मेटल्स को भी, इस हेडिंग में नेचर ऑफ क्लोराइड्स में, और नेचर ऑफ हाइड्राइड्स में भी मेटल्स और नॉन मेटल्स को कंपाउंड की हैसियत से देखेंगे, ठीक है। तो नेचर ऑफ क्लोराइड्स की तरफ चलते हैं। पहले थर्ड सब हेडिंग है नेचर ऑफ क्लोराइड्स। क्लोराइड्स होते क्या हैं? जैसे एनिमल है, ये एक वर्ड है। ये एनिमल वर्ड आपको बहुत सारी किस्मों के एनिमल्स का बताता है, कोई स्पेसिफिक एनिमल नहीं बताता। बिल्कुल इसी तरह प्लांट एक वर्ड है, ये भी आपको बहुत सारी किस्मों के प्लांट्स के बारे में बताता है, एक ही वर्ड। बिल्कुल इसी तरह क्लोराइड्स जो है ये भी एक वर्ड है जो कि आपको बहुत सारे क्लोराइड्स के बारे में बताता है। क्लोराइड एक नहीं है, बहुत सारी किस्मों के क्लोराइड्स हैं, लेकिन उनमें ख़ास बात क्या है कि उनके साथ क्लोरीन लाजमी न आपको नज़र आएगा। इसके अंदर हम 2 किस्म के क्लोराइड्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेटलिक क्लोराइड्स को सबसे पहले, और उसके बाद नॉन मेटलिक क्लोराइड्स को, ठीक है। तो सबसे पहले मेटलिक क्लोराइड्स को डिस्कस करेंगे। क्या क्या खुसूसियात हैं जो कि आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं, सबकी सब लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो ये मेटलिक क्लोराइड्स जो हैं, सबसे पहली बात ये है कि इलेक्ट्रोवैलेंट है। नोट्स में डालते रहिए, इलेक्ट्रोवैलेंट हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट का क्या मतलब है कि ये आयोनिक कंपाउंड्स हैं। आयोनिक कंपाउंड्स हैं। आयोनिक कंपाउंड्स का क्या मतलब है? ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर आपको केमिकल बॉन्डिंग कौन सी नज़र आएगी? आयोनिक बॉन्डिंग आपको नज़र आएगी। और आयोनिक बॉन्डिंग आपको पता है केमिकल बॉन्डिंग की वो टाइप होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, शेयरिंग नहीं होती, ठीक हो गई भी बात। इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास सोडियम क्लोराइड की है, NaCl। ये भी एक क्लोराइड है। क्यों? क्योंकि इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। अब ये कौन सा क्लोराइड है? मेटलिक क्लोराइड है या नॉन मेटलिक क्लोराइड है? ये मेटलिक क्लोराइड है। क्यों? क्योंकि मेटल लगा हुआ है। सोडियम एक मेटल है, और एक मेटल एक क्लोरीन के साथ जब मिलेगा उसके नतीजे में मेटलिक क्लोराइड बनेगा, और ये इस मेटल का कंपाउंड भी है, ये मत भूलिएगा, ठीक है। और इसके अंदर हो क्या रहा है? इसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। क्यों आयोनिक बॉन्ड बन रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तबादला हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इलेक्ट्रॉन। सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को दे रहा है, और उसके नतीजे में जो बॉन्डिंग बन रही है वो आयोनिक बॉन्डिंग बन रही है। इसीलिए इन मेटलिक क्लोराइड्स को हम इलेक्ट्रोवैलेंट भी कहते हैं। नोट्स में डाल लीजिए, ठीक है। दूसरी जो बात यहाँ पर इसने लिखी है, नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है? नॉन वॉलेटाइल का क्या मतलब होता है? पेट्रोल को ले लीजिए। पेट्रोल अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा लेके किसी कप में पेट्रोल ले लीजिए, कप में, और उसके बाद जो है वो कप खुला हुआ होना चाहिए, थोड़ा सा पेट्रोल इसमें डाल दें। घंटे आधे घंटे बाद आप आके देखेंगे कि जितना पेट्रोल आपने डाला था इस कप के अंदर, अब उतना पेट्रोल नहीं है, बल्कि घट गया है, कम हो गया है।
कहाँ चला गया? उड़ गया, हम इसको ये कहते हैं पेट्रोल उड़ गया। पेट्रोल बादियों नज़र में आपको क्या नज़र आता है? लिक्विड नज़र आता है। क्या नज़र आता है? लिक्विड नज़र आता है। तो जो लिक्विड्स जो हैं, भले वो लिक्विड्स हों या सॉलिड हों, लिक्विड और सॉलिड, जो लिक्विड और सॉलिड जो हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, रूम टेम्परेचर कौन सा होता है? ये रूम टेम्परेचर जो हमारे घरों में जो टेम्परेचर होता है, हमारे लैब में कोई भी कवर्ड एरिया है उसका जो टेम्परेचर होता है वो रूम टेम्परेचर कहलाता है। आपकी लेबॉर्ट्री का जो टेम्परेचर होगा जिसमें आप मौजूद हैं, ये रूम टेम्परेचर कहलाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये रूम टेम्परेचर के अंदर अगर कोई भी चीज़ जो है वो वेपराइज हो जाए, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, वो उड़ जाए, तो आप उसको क्या कहेंगे कि ये वॉलेटाइल है। क्या कहेंगे इसको? वॉलेटाइल है। मेटलिक क्लोराइड जो हैं ये नॉन वॉलेटाइल हैं। मतलब मेटलिक क्लोराइड में अगर एक एग्जांपल मैं ले लूँ सोडियम क्लोराइड की, NaCl की, आप NaCl एक कप में रख के चले जाएं, प्लेट में रख के चले जाएं, 1 घंटे बाद आएँ, 1 दिन बाद आएँ, 1 साल बाद आएँ, जितना आप ये नमक या सोडियम क्लोराइड छोड़ के गए थे उतना ही मिलेगा आपको, ये उड़ नहीं जाएगा। बात समझ आ रही है आपको? पेट्रोल की तरह ये उड़ नहीं जाएगा। तो पेट्रोल की तरह जो लिक्विड्स उड़ जाते हैं या सॉलिड्स उड़ जाते हैं या दूसरे लफ्ज़ों में वेपराइज हो जाते हैं या वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम वॉलेटाइल कहते हैं। मेटलिक क्लोराइड्स नॉन वॉलेटाइल हैं, ये उड़ने वाले नहीं हैं पेट्रोल की तरह। ठीक हो गई भाई बात? अच्छा, और क्या बात है इसके अंदर? फिर ये बोल रहा है इसके अंदर कि ये जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स हमारे पास 2 बुनियादी ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। एक हमारे पास जो है वो, नोट कर लिया इसको, एक हमारे पास जो है वो एमरफस सॉलिड्स होते हैं, दूसरे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। तो ये मेटलिक क्लोराइड्स जो हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। वजह क्या है? क्योंकि ये सॉलिड्स जो हैं जब आप इनको अंदर से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को आप ले लीजिए, माइक्रोस्कोप से देखेंगे या माइक्रोस्कोप के बगैर भी देखेंगे, आप इसको तोड़ेंगे तो इसके जो पीसेस बनेंगे, किसी भी सॉलिड को अगर आप तोड़ दें और उसके पीसेस जो हैं वो किसी न किसी ज्योमेट्रिकल शेप्स जैसे हों, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप जैसे हों। ज्योमेट्रिकल शेप आपको पता है, सर्कुलर भी, सर्किल जो है वो भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है, ट्राइंगल है वो भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है, रेक्टेंगल है वो भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है, और जो है स्क्वायर है वो भी एक ज्योमेट्रिकल शेप है। इसी तरह पेंटागोनल शेप भी होती है, हाइड्रागोनल भी होती है। ये कई किस्मों के नाम आप सुनेंगे। तो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप अगर किसी सॉलिड को तोड़ने पर उसके पीसेस जो हैं वो किसी न किसी ज्योमेट्रिकल शेप में आपको नज़र आए। ठीक है? जैसे ये एक सॉलिड है, अगर मैं इसको तोड़ देता हूँ तो इसके पीसेस जो हैं वो सारे के सारे मुझे स्क्वायर्ड शेप में नज़र आते हैं। स्क्वायर्ड शेप में इसके पीसेस मुझे इस मार्क करके नज़र आते हैं, चाहे पीस छोटा हो या बड़ा हो। आप भले इसके कितने भी छोटे छोटे पीसेस कर दें, हर पीस जो है वो आपको एक स्क्वायर्ड शेप का नज़र आएगा। तो आप इस सॉलिड को क्या कहेंगे? क्रिस्टलाइन सॉलिड। समझ में आ गई बात? मेटलिक क्लोराइड्स जो हैं इनका भी यही प्रॉब्लम है कि अगर आप इनको तोड़ेंगे, और अगर आप इनको नहीं भी तोड़ते, आपके पास एक सोडियम क्लोराइड तो वैसे नमक होता है ना, घर में होता है हमारे पास, पाउडर की शक्ल में होता है, ठीक है, दानों की शक्ल में होता है। हकीकतन ये ऐसी शक्ल का नहीं होता, बल्कि सोडियम क्लोराइड या नमक जो है हमारे पास वो स्टोन्स, पत्थरों की शक्ल में होता है। इसको बाद में पीस के जो है वो ये शक्ल दी जाती है। अगर ओरिजिनल आप सोडियम क्लोराइड लें, नमक लें, तो आप देखेंगे इसके पत्थर जो हैं उनकी भी कोई ना कोई, पूरी एज अ होल उस पत्थर की भी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप लाजमी होगी। समझ आ रही है बात आपको? या तो उस पूरे पत्थर की शक्ल जो है वो स्क्वायर्ड शेप होगी, ठीक है, जैसे डायमंड है, देखें क्रिस्टलाइन है, ऑक्टाहेड्रल मेरे ख्याल में ये होता है। तो किसी न किसी ज्योमेट्रिकल शेप का वो पत्थर होगा, ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। तो सोडियम क्लोराइड नमक को आप ले लीजिए, इसकी शेप जो है वो भी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप जैसी होगी। और सपोज़ करते हैं कि वो नमक का जो एक स्टोन है, पत्थर है, डल्ला है आपके पास,
वो अगर स्क्वायर्ड शेप का है, सपोज करते हैं इस शक्ल का है, स्क्वायर्ड शेप का आपके पास जो है वो नमक का वो ब्लॉक है, छोटा सा पत्थर है, आप उसको टुकड़े कर दीजिए, उसके पीसेस कर दीजिए, जितने भी पीस आप उसके बना लें, सब के सब पीस जो हैं वो भी स्क्वायर्ड शेप के ही होंगे। बात समझ आ रही है? इतनी डिटेल ये जो मैं क्रिस्टलाइन वर्ड को बता रहा हूँ ना, ये इसलिए क्योंकि ये आगे बार बार केमिस्ट्री में आएगा, तो समझ जाइए कि क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलाइन वर्ड जो है वो क्रिस्टल से निकला है, और क्रिस्टल जो है उसका आसान सा मतलब है एनी ज्योमेट्रिकल शेप, कोई सी भी ज्योमेट्रिकल शेप हो, एनी ज्योमेट्रिकल शेप, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, स्क्वायर्ड भी हो सकती है, ऑक्टाहेड्रल भी हो सकती है, पेंटागोनल भी हो सकती है। समझ आ रही है बात आपको? तो ये जो हमारे पास मेटेलिक क्लोराइड्स हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। एज कंपेयर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, इनके अपोजिट कौन से सॉलिड हैं, इनके बरखिलाफ़ कौन से सॉलिड हैं, इनके बरखिलाफ़ या अपोजिट सॉलिड जो हैं वो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस के अंदर मैं इसके ऊपर भी तफसील से बात कर चुका हूँ। तो बहरहाल ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे मेटेलिक क्लोराइड्स, इनकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। और इन मेटेलिक क्लोराइड्स के हवाले से क्या लिखा है, ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स किनको कहा जाता है? उन चीज़ों को कहा जाता है जिनकी मदद से आप इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। आसान लफ्ज़ों में मेटेलिक क्लोराइड्स क्या होते हैं? ये अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स। आप एक बीकर ले लीजिए और उसमें पानी लीजिए, पानी लिया आपने और उसके अंदर NaCl को डाल दीजिए, NaCl को डाल दीजिए। सोडियम क्लोराइड या नमक को जब आप पानी में डालेंगे तो पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं H2O, ये पोलर नेचर रखते हैं। ये क्या करेंगे कि यहाँ पर इनको तोड़ देंगे, इनको आयनाइज कर देंगे। वैसे ये ऑलरेडी आयंस की शक्ल में ही होते हैं, लेकिन क्या होंगे, ये सोडियम और क्लोराइड के आयन अलग अलग हो जाएंगे, इस शक्ल में हो जाएंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन इस शक्ल में। पानी की यही क्वालिटी है, पानी बेस्ट आयनाइज़र है, बेस्ट ब्रेकर है, तोड़ देगा इनको। NaCl इस तरह से जो आपको नज़र आ रहा है, बेसिकली NaCl मॉलिक्यूल नहीं है, ये समझिएगा ज़रा, ये फार्मूला यूनिट है। आसान लफ्ज़ों में और इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो एक सोडियम के एटम के साथ जो है वो 6 क्लोरीन के एटम्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं बेसिकली। ये यहाँ साइडों में लगा दिया मैंने, ये इस तरह से एक सोडियम के एटम के साथ 6 क्लोरीन के एटम्स जो है वो जुड़े हुए होते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना NaCl, इसमें आपको एक सोडियम एक क्लोरीन का एटम नज़र आ रहा है, हकीकतन ये बात नहीं है। समझ आ रही है बात आपको? ये फार्मूला यूनिट्स हैं, फार्मूला यूनिट्स के अंदर यही प्रॉब्लम होती है। इसके ऊपर बनाऊंगा, कई दफ़ा मैंने बोला है कि फार्मूला यूनिट, और बल्कि शायद मैंने बनाई भी है इसके ऊपर वीडियो, डिफरेंस बिटवीन फार्मूला यूनिट एंड मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है H2। बहरहाल तो ये साथ साथ ये डिटेल भी आपको पता होनी चाहिए। यानी कि एक नमक के एक पीस को अगर आप ले लें, सोडियम क्लोराइड के एक पीस को आप ले लें, उसको अंदर से अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसे नज़र नहीं आएगा NaCl NaCl NaCl, नो, सोडियम और क्लोरीन के एटम्स ऐसे जुड़े हुए नज़र नहीं आएंगे आपको, बल्कि हर सोडियम के साथ आपको 6 क्लोरीन के एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए नज़र आएंगे। समझ में आ रही है बात आपको? ये पोजीशन होगी इनकी। वाटर के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, पानी को अंदर से देखेंगे तो इसमें आपको H2O 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 ऐसा ही नज़र आएगा। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये फ़र्क क्यों है, ऐसा क्यों है और इसमें ऐसा क्यों है? इस क्यों के भाई कई सारे जवाबात हैं, बड़ी डिटेल है जो कि मैं अभी फ़िलहाल तो आपको बता नहीं सकता। गुड इलेक्ट्रोलाइट्स का कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लीजिएगा, इसमें बड़ी डिटेल है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस है। थोड़ा सा सिर्फ आपको समझा दूंगा, हल्का सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बाकी इस पर तफसील से मैं वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड के ऊपर। आप यूट्यूब सर्च बार में लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस बाय, रटना नहीं समझना है तो आ जाएगी आपके पास। बात समझ आ रही है आपको? तो बहरहाल ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। वजह क्या है? क्योंकि मेटेलिक क्लोराइड्स जो हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल होते हैं।
अब इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है, उसके लिए आप इस प्रोसेस को समझ लें आसान सा। पानी लीजिए, इसमें आपने ये मेटलिक क्लोराइड सोडियम क्लोराइड डाल दिया, क्या होगा सोडियम क्लोराइड के साथ ये आयनाइज हो जाएगा, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। अब आपने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड्स लगाने हैं इसके साथ। मैंने कहा ना कि मैं इन डिटेल बात नहीं करूँगा वरना तो बात बहुत तवील हो जाएगी फिर। ये 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं, ये एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। 2 वायर लीजिए, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करें इस इलेक्ट्रोड के साथ, दूसरे नेगेटिव टर्मिनल से दूसरी वायर को कनेक्ट करें इस इलेक्ट्रोड के साथ। क्या होगा, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्ट होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा वायर से, वो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड को जो है वो कैथोड कहा जाता है। अब यहाँ पर जो सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ भागता है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ भागता है। जैसे ही आप इन 2 इलेक्ट्रोड्स को इन 2 वायर्स के साथ बैटरी से कनेक्ट करेंगे, अब इन आयंस की हरकत शुरू हो जाएगी, मूवमेंट शुरू हो जाएगी इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। जो इलेक्ट्रिक करंट इन वायर्स के ज़रिए यहाँ पर आ रहा है, इन इलेक्ट्रोड्स के ज़रिए इस सॉल्यूशन में जा रहा है, और उस इलेक्ट्रिक करंट की मदद से क्या होगा कि ये क्लोराइड आयंस जो हैं ये हरकत करना शुरू कर देंगे। कहाँ पर हरकत करेंगे, ये क्लोराइड आयन जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा, और ये सोडियम आयन जो कि पॉजिटिव है ये नेगेटिव की तरफ जाएगा। अपोजिट साइंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ जाते हैं। तो ये जो आयंस की हरकत होगी कब, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को अटैच करेंगे इस सिस्टम के साथ, तो इस हरकत को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये आयंस की मूवमेंट जब शुरू होती है कब, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं इसके अंदर। तो इस पानी के अंदर जिस चीज़ को आपने डिज़ोल्व किया है ना, सोडियम क्लोराइड को, जैसे यहाँ पर और भी हैं जिनको आप डिज़ोल्व कर सकते हैं, अभी सिर्फ मिसाल हमने सोडियम क्लोराइड की ली है। तो सोडियम क्लोराइड को जो आप डिज़ोल्व कर रहे हैं इसके अंदर, तो जो चीज़ डिज़ोल्व की जा रही है पानी के अंदर, और वही चीज़ जो कि डिज़ोल्व की जा रही है पानी के अंदर, वही आयंस में कन्वर्ट हो रही है, और वही चीज़ इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करने पर वो आयंस हरकत कर रहे हैं अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है। तो जो चीज़ डिज़ोल्व आप कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। समझ में आ गई बात, उसको इलेक्ट्रोलाइट्स कहा जाता है। इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में जिस चीज़ को आप डिज़ोल्व कर रहे हैं पानी के अंदर, आयनाइज कर रहे हैं पानी के अंदर, जिनकी हरकत शुरू हो रही है अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ, उस चीज़ को क्या कहा जाता है, जैसे यहाँ NaCl है, ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। तो मेटलिक क्लोराइड्स जितने भी हैं सब के सब जो है वो बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनकी मदद से आप इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस जो है बड़ा अच्छा कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये बात भी मैंने समझा दी है। मज़ीद डिटेल्स के लिए मैं बता चुका हूँ, वीडियो देख लीजिए। अच्छा, आगे बात कर रहे हैं कि ये हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं इनके, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले कमेंट में भी पढ़ा था कि सर ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये क्लियर नहीं हुआ। मैंने अलग से इसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई बेसिक्स में, ठीक है, बेसिक्स में मैंने वीडियो नहीं बनाई इसके ऊपर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वरना कई वीडियोस के अंदर मैं क्लियर वैसे कर चुका हूँ कि ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ भी हल्का सा ओवरव्यू ले लीजिए, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि मेटलिक क्लोराइड्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। मेल्ट का क्या मतलब होता है, इसको हम कहते हैं पिघलना। अब किसी बच्चे से भी आप पूछेंगे मेल्ट कोई चीज़ हो रही है या पिघल कोई चीज़ रही है तो वो क्या होगी, वो सॉलिड होगी, लिक्विड होगी या गैस होगी, तो वो पहले तो आपका ही मजाक उड़ाएगा, वो बोलेगा ये कौन सा आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया। हम जानते हैं कि पिघलना या मेल्ट होना ये क्या होता है कि सॉलिड जो है वो हमेशा मेल्ट होते हैं या पिघलते हैं। मिसाल के तौर पर आयरन को ले लीजिए,
या फिर आप सॉल्ट को ले लीजिए NaCl को, ये भी तो सॉलिड है। तो आयरन जो है ये भी मेल्ट होगा और सोडियम क्लोराइड जो है ये भी मेल्ट होगा, ये भी पिघलेगा। कब? जब आप इसको हीट अप करेंगे। जब आप इसको हीट अप करेंगे, इनको गर्म करेंगे। मिसाल के तौर पर आयरन का एक पीस ले लें, आप इसको हीट अप करें। जब आप इसको हीट अप करना शुरू करेंगे इस आयरन के पीस को, तो हीट अप करने से पहले आपने इस आयरन के पीस के साथ थर्मोमीटर लगा देना है। वो थर्मामीटर आपको बताएगा कि इसका मौजूदा टेम्परेचर इस आयरन के पीस का क्या है। सपोज़ करते हैं वो आयरन के पीस का आपको मौजूदा टेम्परेचर ठीक ठाक गर्मी हो रही है, तो 40 डिग्री बता रहा है कि इस आयरन के पीस का मौजूदा टेम्परेचर 40 डिग्री है। अब आपने इसको हीट देना शुरू कर दिया। जैसे ही आप इस आयरन के पीस को हीट देना शुरू करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। 40 डिग्री से 50 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, 80 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा, 200 डिग्री होगा, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, यानी कि 1000 सेंटीग्रेड से ज़्यादा, मुझे एग्जैक्ट अभी आयरन का याद नहीं आ रहा, 1000, मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1200 या 1400 लगभग कोई टेम्परेचर है, जिसके ऊपर जाके आयरन जो है वो क्या होता है, पिघलना या मेल्ट होना शुरू करता है, स्टार्ट करता है। यहाँ हम सपोज करते हैं कि 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके आप इस आयरन के पीस को मुसलसल हीट अप कर रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, इसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। स्टार्ट किससे हुआ था? 40 डिग्री से, 100 पे पहुंचा, 200 पे पहुंचा, 500 पे पहुंचा, 1000 पे पहुंचा। जैसे ही 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर हुआ, जैसे ही हुआ 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, उसी वक्त इसने क्या किया, अब इसने सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया मतलब पिघलना शुरू कर दिया, मतलब मेल्ट होना शुरू कर दिया। तो मेल्टिंग पॉइंट किसको कहते हैं? उस टेम्परेचर को कहते हैं, उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट करता है। क्लियर हो गई भाई बात? अब आपसे कोई पूछे कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं क्लियरली बता चुका हूँ, 1400 शायद मुझे याद। तो आपसे कोई पूछे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप बता सकते हैं कि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। वो पूछते हैं क्यों भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों है? हमने तो आपसे पूछा है ये मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो आप बताएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट असल में एक ख़ास टेम्परेचर है जिस पर कोई सॉलिड पिघलना शुरू होता है। और सॉलिड जब पिघलेंगे तो उसके नतीजे में सॉलिड किस चीज़ में कन्वर्ट होगा? लिक्विड में कन्वर्ट होगा। चीज़ें पिघलती हैं तो सॉलिड से लिक्विड ही बनती है ना भाई, बात समझ आ रही है? तो मेल्टिंग पॉइंट ऐसे टेम्परेचर्स को कहा जाता है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टार्ट होते हैं। ये स्टार्ट का वर्ड मत भूलिएगा, मैंने स्टार्ट लिखा है। जिस टेम्परेचर पर स्टार्ट होते हैं सॉलिड मेल्ट होना, लिक्विफाई होना, पिघलना, लिक्विड में कन्वर्ट होना, उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। अब प्लास्टिक का पीस ले लें अगर इसकी जगह पर, आयरन की जगह पर, उसका भी यकीनन कोई मौजूदा टेम्परेचर होगा। याद रहे करंट टेम्परेचर हर चीज़ का होता है, तो प्लास्टिक का एक पीस लेंगे तो उसका भी कोई ना कोई मौजूदा टेम्परेचर होगा। आपने उसका मौजूदा टेम्परेचर प्लास्टिक के पीस का चेक किया तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इस जब प्लास्टिक के पीस को जो है वो हीट अप करना शुरू किया, तो आप ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है, आप घर में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा ही उस प्लास्टिक के पीस को आप हीट अप करना शुरू करेंगे, इसका टेम्परेचर 20 से 21, 22, 23 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। तो ये प्लास्टिक का पीस जो है वो सपोज़ करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पिघलना शुरू कर देगा। तो आप कहेंगे कि यार इस प्लास्टिक के पीस का जो है वो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा है, हाई नहीं है बल्कि क्या है, लो है। हाई नहीं है बल्कि क्या है, लो है। आप कहेंगे इस प्लास्टिक के पीस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लो है। क्यों? क्योंकि थोड़े ही टेम्परेचर पे जाके इसने तो पिघलना शुरू कर दिया, इसने मेल्ट होना स्टार्ट कर दिया।
अब आयरन को देखते हैं, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट हाई है। कहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़रा सोचिए, और कहाँ 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई। अब ये तो आयरन और प्लास्टिक के पीस की बात हो गई। हम जो बात कर रहे हैं वो मेटलिक क्लोराइड्स की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर NaCl, ये मेटलिक क्लोराइड है। नमक जो है ये भी सॉलिड है। आप इसको हीट अप करना शुरू करें तो एग्जैक्ट 801 डिग्री सेंटीग्रेड, मुझे इसका याद है। नमक का एक पीस ले लीजिए, उसका मौजूदा टेम्परेचर पहले चेक कर लें, कोई भी हो सकता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो उस नमक के पीस का, उस सॉल्ट के पीस का मौजूदा टेम्परेचर 20 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। आप उसको हीट करना शुरू करते हैं तो उसका टेम्परेचर फिर बढ़ेगा, 25 से 30 होगा, 40 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 200, 300, 400, 500, 700, 800। जैसे ही 801 डिग्री सेंटीग्रेड उस सॉल्ट के, उस नमक के टुकड़े का टेम्परेचर 801 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, उसी लम्हे आप उसको देखेंगे वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि NaCl या सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कितना है, वो 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो NaCl क्या है, मेटलिक क्लोराइड। तो ये ओवरऑल सबकी बात कर रहा है कि जितने मेटलिक क्लोराइड्स हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, बहुत सारे किस्मों के जो है वो, पोटेशियम क्लोराइड है, ये सब मेटलिक क्लोराइड्स हैं, सब के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई हैं। ठीक है भाई। आखिरी पॉइंट जो इसके हवाले से वो बात कर रहा है कि सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में डिज़ोल्व हो सकते हैं। मिटा दूँ इसको। अब आयरन के पीस को अगर आप देखें, आपसे पूछा जाए कि आयरन का पीस जो है वो पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, और थोड़ा सा नमक लेके अगर आप पानी में डाल देंगे तो क्या होगा। एक बीकर में पानी लीजिए और उसमें आयरन का एक पीस डाल दें और चम्मच से हिलाते रहें, सारी ज़िंदगी आप हिलाते रहेंगे, आयरन के पीस को कुछ नहीं होने वाला। लेकिन एक दूसरे बीकर में आप पानी लें और 1-2 चम्मच नमक डाल दें, 2-3 दफ़ा सिर्फ आप उसको हिलाएंगे, वो क्या होगा, वो गायब हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। डिसअपीयर, क्या डिसअपीयर हो गया, क्या गायब हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये जो नमक है ये गायब हो गया। तो अगर कोई चीज़ पानी के अंदर या किसी दूसरी चीज़ के अंदर भी, हम पानी की मिसाल लेंगे, पानी के अंदर या किसी दूसरी चीज़ के अंदर भी आप उसको डालते हैं और वो थोड़ा सा शेक करने पर, हिलाने पर डिसअपीयर, गायब हो जाता है, तो आप इसको क्या नाम देंगे केमिस्ट्री की दुनिया में, आप इसको कहेंगे ये डिज़ोल्व हो गया, और उर्दू में इसको कहा जाता है ये हल हो गया। जैसे NaCl जो है वो पानी में हल हो गया। तो कोई चीज़ अगर इस तरह से हल हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, तो आप इसको कहेंगे ये सॉल्यूबल है। ये क्या है, ये सॉल्यूबल है। आयरन के पीस को आप ये नहीं कहेंगे कि ये सॉल्यूबल है। सोडियम क्लोराइड को आप कहेंगे ये सॉल्यूबल है। क्यों? क्योंकि ये डिज़ोल्व हो रहा है पानी के अंदर, मतलब ये डिसअपीयर हो रहा है, मतलब ये गायब हो रहा है आपकी नज़र से। क्लियर हो गई? जैसे जैसे आप उसको शेक कर रहे हैं, हिला रहे हैं। अब बड़ा टेक्निकल नुक्ता यहाँ पर समझ लीजिए, बड़ा ही टेक्निकल नुक्ता, क्योंकि ये अगर मैंने अभी ना समझाया तो आगे नेचर ऑफ हाइड्राइड्स जो है ना, पास आ जाएं, ज़रा बात सुन लीजिए। आगे नेचर ऑफ हाइड्राइड्स वाला जो हमारा टॉपिक है ना, इसके बाद वाला, वो आपको समझ में नहीं आएगा, सर पे से गुजर जाएगा। बड़ा बारीक नुक्ता है। पानी का क्या किरदार है इसके अंदर जब आप सोडियम क्लोराइड को इसमें डाल रहे हैं। NaCl सॉल्यूबल है ना, सोडियम क्लोराइड। आप बोलेंगे सर पानी का ये किरदार है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर नेचर रखते हैं और वो इसको तोड़ देंगे, NaCl को किसमें, आइंस में तोड़ देंगे, सोडियम आयन और क्लोराइड आइंस में तोड़ देंगे, ये आयनाइज हो जाएगा। अच्छा, ये तो आयनाइज हो गया, H2O को कुछ हुआ क्या? H2O के मॉलिक्यूल्स को कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। H2O के मॉलिक्यूल्स अभी भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, सही सलामत, उनको कुछ भी नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं सॉल्यूबल, इसको हम कहते हैं डिज़ोल्व होना, इसको हम कहते हैं हल हो जाना किसी भी चीज़ का। कब? जब आप उसको पानी में डालें
और पानी के मॉलिक्यूल्स को खुद उससे कोई फ़र्क न पड़े, बल्कि जो चीज़ डाली गई है वो आयनाइज हो जाए, वो हल हो जाए, वो आयंस में टूट जाए। तो डालने वाली चीज़ के ऊपर तो कोई फ़र्क पड़े, लेकिन जिस चीज़ में डाला गया है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, इसको हम कहते हैं कि ये सॉल्यूबल है या ये डिज़ोल्व हो गया। इसका एक अपोजिट वर्ड है, इसका एक अपोजिट वर्ड है जिसको हम कहते हैं क्या, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रो वर्ड निकला है हाइड्रा से, और हाइड्रा का मतलब है पानी। हाइड्रा का क्या मतलब है, पानी। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक होना। लाइसिस का क्या मतलब है, ब्रेक होना या टूट जाना। हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा कि किसी बीकर में आपने पानी डाला और उसके अंदर कोई मेटेलिक क्लोराइड आपने डाल दिया। मेटेलिक क्लोराइड्स के साथ तो खैर यही होगा कि वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। मेटेलिक क्लोराइड सॉल्यूबल है, लेकिन सब जो है वो नहीं होंगे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि जो चीज़ पानी के अंदर डाली जा रही है वो आयनाइज तो हो रही है, ब्रेक तो हो रही है, साथ ही साथ वो क्या कर रही है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक कर रही है। क्या कहा मैंने, दोबारा सुन लीजिए। कभी कभी ऐसा होगा जब आप पानी में कोई चीज़ डालेंगे तो वो चीज़ तो ब्रेक होगी ही होगी, साथ साथ वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक कर देगी। अब आप इसको ये नहीं कहेंगे सॉल्यूबल, अब ये नहीं कहेंगे, अब आप इसको कहेंगे हाइड्रोलाइसिस। क्या कहेंगे, ये हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हो गया, ये हाइड्रोलाइस हो गया। क्या हुआ, अब ये डिज़ोल्व नहीं हुआ बल्कि ये क्या हो गया, हाइड्रोलाइस हो गया। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट है। बात समझ आ गई, दोबारा रिपीट कर दूं। डिज़ोल्व होने वाले केस के अंदर क्या किया है कि पानी के अंदर जब हमने किसी चीज़ को डाला है तो वो चीज़ आयनाइज हो गई, ब्रेक हो गई, जैसे सोडियम क्लोराइड। वाटर के मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर वैसे ही हैं, H2O के मॉलिक्यूल, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो हम क्या कहेंगे, ये डिज़ोल्व हो गया। दूसरा केस हमने ऐसा देखा है जिसमें हमने पानी के अंदर किसी चीज़ को डाला, वो तो ब्रेक हुई, वो तो ब्रेक हुई, वो तो आयनाइज हुई, साथ साथ उसने वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ दिया। तो आप इसको फिर डिज़ोल्व होना नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इसको ये हाइड्रोलाइस हो गया। क्या कहेंगे, ये हाइड्रोलाइस हो गया। अभी ये नोट्स में डाल लें और अपने जहन में ये फ़र्क रखें और रिपीट करते रहें, क्योंकि आगे आने वाली बात अभी जो नेचर ऑफ हाइड्राइड्स वाली है वो इसी बात के ऊपर मेरी बेस कर रही है, इसीलिए 2 दफ़ा मैंने रिपीट की है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करें और दोबारा मेरी बात को ज़रा समझें इसको, ठीक है। तो मेटेलिक हाइड्राइड्स जो हैं वो सॉल्यूबल इन वाटर हैं, ठीक है, मतलब डिज़ोल्व हो रहे हैं, और इस केस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स को कुछ नहीं हो रहा, ये डिज़ोल्व हो रहे हैं, मेटेलिक हाइड्राइड्स। मिटा दूँ इसको। आगे क्या कहता है वो भी सुन लीजिए। अब नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स जो ये अगर क्लोरीन के साथ मिलेंगे, नॉन मेटल्स अगर क्लोरीन के साथ मिलेंगे तो इसके नतीजे में जो है वो कौन से क्लोराइड्स बनेंगे, नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स, नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स। नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स की ख़ास बात क्या है कि नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स जो हैं वो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। क्यों होते हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड्स, उसकी वजह यह है कि इनके अंदर एक एटम तो हमारे पास क्लोरीन का होता है, दूसरा कोई नॉन मेटल होता है, दूसरा कोई नॉन मेटल होगा, जैसे कि कार्बन है, सल्फ़र है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। तो जब कोई नॉन मेटल जो है वो क्लोरीन के साथ मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र नहीं करेगा। क्या कहा मैंने, जब भी कोई नॉन मेटल क्लोरीन के साथ मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र
नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा क्लोरीन के साथ। और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग वो कर रहा है, इसीलिए जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या है, इसका एटॉमिक नंबर फॉस्फोरस का 15 है। मतलब इसके लास्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे। और यहाँ पर 3 क्लोरीन के एटम आपको नज़र आ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर बना के मैं दिखाता हूँ। ये याद रहे कि ये जो ये क्या है, इसको पहले समझ लें। ये इसका नाम है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, पहले नाम पता होना चाहिए, लिख देता हूँ नोट्स में डाल लें। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ट्राइड का मतलब होता है 3, क्लोराइड मतलब 3 क्लोरीन के एटम लगे हुए हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और ये है क्या, ये भी क्लोराइड है। कौन सा क्लोराइड है, मेटलिक क्लोराइड है या नॉन मेटलिक क्लोराइड है? ये नॉन मेटलिक क्लोराइड है। क्यों? क्योंकि नॉन मेटल क्लोरीन के साथ लगा हुआ है। फॉस्फोरस नॉन मेटल है, मेटल नहीं है। और अगर ये नॉन मेटलिक क्लोराइड है तो फॉस्फोरस और क्लोरीन के दरमियान, ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली फॉस्फोरस और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है वो आयोनिक बॉन्ड नहीं बना हुआ, वो कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉन मेटलिक क्लोराइड के अलावा और क्या कहलाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड भी कहलाएगा, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन्स का तबादला नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र नहीं हुआ। मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बता देता हूँ। ऑक्टेट रूल के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी, इसको मिटाऊँ फिर देखें आप। स्कीमेटिक डायग्राम इसकी मैं बना के दिखा देता हूँ ताकि आपकी पिक्चर जो है इसकी बिल्कुल क्लियर हो जाए। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 15 हैं। तो फॉस्फोरस के पहले शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, दूसरे शेल के अंदर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। पहले शेल में 2 आ गए, दूसरे शेल में 8 आ गए, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। तीसरे शेल में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं आएंगे, टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आएंगे। अब एक इलेक्ट्रॉन जो बच जाएगा उसको किसी के साथ भी पेयर कर दें। क्या कर दें, पेयर। मैं इसके साथ कर देता हूँ, ये आ गया, 15 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब ये फॉस्फोरस का एटम जब किसी के साथ मिलेगा, जैसे क्लोरीन के साथ मिलेगा, तब क्या होगा, ये जानने के लिए क्लोरीन के स्ट्रक्चर को भी ज़रा समझ लें। क्लोरीन के एक एटम का एटॉमिक नंबर है 17, मतलब क्लोरीन के एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन है 17। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे। लेकिन कैसे, टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट 4 आ गए। 3 इलेक्ट्रॉन्स किसी के साथ भी पेयर कर दें आप, मैं इसके साथ कर देता हूँ, ये आ गया एक ये आ गया, एक ये आ गया, ठीक है, ये क्लोरीन। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है फॉस्फोरस का, ये पेयर बनाएगा इसके साथ, क्लोरीन के एक एटम के साथ, ठीक है। ये फॉस्फोरस के जो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के वाहिद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ मिलेगा। समझ आ गई बात, ये एक दूसरे के नज़दीक आएंगे और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। क्लोरीन जो है इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, फॉस्फोरस का ये वाला, और फॉस्फोरस जो है क्लोरीन का ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। लेकिन बात तमाम नहीं हुई यहाँ पर अभी 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं फॉस्फोरस के, एक क्लोरीन के एटम से बात नहीं बनेगी। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। 3 फॉस्फोरस के एटम लगे हुए हैं। अब आपको समझ में आया कि 3 फॉस्फोरस के एटम क्यों लगे हुए, 3 क्लोरीन के एटम क्यों लगे हुए हैं, क्योंकि एक क्लोरीन का एटम मसला हल कर रहा है सिर्फ फॉस्फोरस का। इसीलिए इसको 2 और क्लोरीन के एटम चाहिए, वो इसके साथ यहाँ पर आके लगेंगे। बना देता हूँ छोटा सा, ये आ गया, ये भी क्लोरीन लग गया और यहाँ पर भी ये क्लोरीन लग गया। इस तरह से पूरा तो नहीं बना सकता,
एक क्लोरीन का एटम ये आ गया, दूसरा क्लोरीन का एटम ये आ गया, तीसरा क्लोरीन का एटम ये आ गया। इसके पास भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इस क्लोरीन के एटम के पास भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इस क्लोरीन के एटम के पास भी एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, और फॉस्फोरस के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। इस तरह फॉस्फोरस के तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, और क्लोरीन का एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो भी पेयर हो गया। कैसे हुआ? शेयरिंग की वजह से। और उसके नतीजे में क्या बना? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड बना, क्योंकि इसमें क्लोरीन मौजूद है और नॉन मेटल मौजूद है, इसीलिए ये क्लोराइड कहलाएगा। कौन सा क्लोराइड कहलाएगा? नॉन मेटलिक क्लोराइड कहलाएगा। बात समझ आ रही है आपको? ये पूरी स्कीमेटिक डायग्राम मैंने इसीलिए बना के आपको समझाई है ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए आपको। इसीलिए नॉन मेटलिक क्लोराइड्स को, नॉन मेटलिक क्लोराइड्स को क्या कहते हैं हम? कि ये कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बना हुआ है? क्योंकि यहाँ पर इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, इलेक्ट्रॉन्स का तबादला नहीं हुआ, ट्रांसफ़र नहीं हुआ। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कोवेलेंट कंपाउंड्स कहलाते हैं, या फिर आप इनको कोवेलेंट क्लोराइड भी कह सकते हैं। कोवेलेंट क्लोराइड्स। ठीक हो गया भाई? तो ये नॉन मेटल्स जो हैं, जब क्लोरीन के साथ मिल रहे हैं तो नॉन मेटलिक क्लोराइड्स बन रहे हैं या कोवेलेंट क्लोराइड्स बन रहे हैं। कब? जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के नतीजे में ये कोवेलेंट कंपाउंड्स बन रहे हैं या कोवेलेंट क्लोराइड्स बन रहे हैं या नॉन मेटलिक क्लोराइड्स बन रहे हैं, तो ये नॉन मेटलिक क्लोराइड्स या कोवेलेंट क्लोराइड्स होंगे कैसे? एग्जैक्टली ये मेटलिक क्लोराइड्स से अलग होंगे। ये मेटलिक क्लोराइड्स से अलग होंगे, उसके अपोजिट होंगे। आपको याद होगा मेटलिक क्लोराइड्स मैंने अभी बताया था इससे पहले कि मेटलिक क्लोराइड जो हैं वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन वॉलेटाइल। ये जो होते हैं नॉन मेटलिक क्लोराइड्स जो होते हैं, कोवेलेंट क्लोराइड्स जो होते हैं, ये वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं। मिटा दूँ इसको? वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, मतलब पेट्रोल की तरह अगर आप इनको ओपन में छोड़ दें तो क्या होगा? ये वेपराइज होना शुरू हो जाएंगे, ये वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये उड़ना शुरू हो जाएंगे। जैसे पेट्रोल ओपन में रख दें तो उड़ना शुरू हो जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह ये मेटलिक क्लोराइड्स जो हैं वो भी उड़ना शुरू हो जाएंगे। सॉरी, नॉन मेटलिक क्लोराइड्स जो हैं ये भी उड़ना शुरू हो जाएंगे। वजह क्या है? इसीलिए ये कहलाते हैं वॉलेटाइल लिक्विड्स। नोट्स में डाल लीजिए, वॉलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है भाई? अब जो मैंने आपको पहले बात बताई थी, मैंने आपको कहा था कि डिज़ोल्व हो रहा है। दूसरा मैंने आपको बताया था हाइड्रोलाइज हो रहा है। एक चीज़ डिज़ोल्व हो रही है, दूसरी हाइड्रोलाइज हो रही है। डिज़ोल्व कौन सी हो रही है? सोडियम क्लोराइड। किस शक्ल में हो रही है? सोडियम आयन में और क्लोराइड आयन में। हाइड्रोलाइज की सूरत में, हाइड्रोलाइज कौन हो रहा है? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। और ये जब हाइड्रोलाइज हो रहा है तो उसके नतीजे में ये क्या कर रहा है? उसके नतीजे में ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी ब्रेक कर रहा है। यानी कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को अगर आप पानी में डालेंगे तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ देगा। इसकी इक्वेशन में बना देता हूँ यहाँ पर, इसकी इक्वेशन में बना देता हूँ यहाँ पर। H2O के साथ जब ये मिलेगा तो उसके नतीजे में फॉस्फोरस एसिड बनेगा, H3PO3। ये फॉस्फोरस एसिड है, फॉस्फोरस एसिड। दूसरा एसिड भी बनेगा यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देख रहे हैं आप? तो ये फॉस्फोरस जो है वो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड जब आप पानी में डाल रहे हैं तो ये
किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्या बन रहा है पानी के अंदर, ये बीकर लिया आपने, इसमें पानी लिया H2O और उसके अंदर क्या डाल दिया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। आप इसको हिला दें पानी में डालने के बाद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड को, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे इस बीकर के अंदर आपको ना तो पानी मिलेगा ना ही आपको फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड मिलेगा, बल्कि इसके अंदर दो एसिड्स मिलेंगे आपको, एक फॉस्फोरस एसिड और दूसरा जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसी बीकर के अंदर आपको मिलेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये फॉस्फोरस एसिड जो है ये बना कैसे, इस पे गौर कर लें तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि वाकई वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए हैं। इसका एनालिसिस करते हैं, इसका तज्जिया करते हैं। फॉस्फोरस H3PO3 फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड बना है हाइड्रोजन से, फॉस्फोरस के एटम से और ऑक्सीजन के एटम से। अब जो चीज़ें हमने मिक्स की थी उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें मिलता है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, और ये फॉस्फोरस एसिड को हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि फॉस्फोरस एसिड में ये फॉस्फोरस तो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड में मौजूद फॉस्फोरस से आ गया, ये रहा, ठीक है। और अब ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया, ये हाइड्रोजन कहाँ से आ गया भाई, ये ऑक्सीजन कहाँ से आ गया, क्योंकि जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉस्फोरस से मिलेंगे नहीं तो फॉस्फोरस एसिड बनेगा कैसे। ये कहाँ से आ गए, ये यहाँ से आए, H2O के मॉलिक्यूल्स के टूटने से। यहाँ से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स निकले हैं, कब निकले हैं, जब ये H2O का मॉलिक्यूल टूटा है। तो साबित हुआ कि यहाँ पर जब तक ये टूटेगा नहीं, इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम निकलेंगे नहीं, वो निकलेंगे नहीं जब तक वो फॉस्फोरस के साथ मिलेंगे नहीं। फॉस्फोरस की मौजूदा पोजीशन क्या थी कि फॉस्फोरस क्लोरीन के साथ मौजूद था। अब फॉस्फोरस के साथ हमें क्लोरीन नज़र नहीं आ रहा, फॉस्फोरस के साथ हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नज़र आ रहा है। तो साबित हुआ कि फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड खुद भी टूटा और उसने वाटर के मॉलिक्यूल को भी तोड़ दिया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये डिज़ोल्व हुआ है, नो, बल्कि ये हाइड्रोलाइज हुआ है। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड हाइड्रोलाइज हुआ है कि न सिर्फ ये खुद टूटा है बल्कि इसने वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ दिया और उसके नतीजे में ये चीज़ें बनी। क्या, एक तो फॉस्फोरस एसिड बना और दूसरी चीज़ क्या बनी थी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर भी देख लें आप, क्लोरीन कहाँ से आया, ये इसी से आया, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड से ये क्लोरीन आ गया। हाइड्रोजन कहाँ से आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन एग्जैक्टली वाटर से आया। तो साबित हुआ यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस हुआ है ये, जिसमें न सिर्फ जो चीज़ डाली गई है वो ब्रेक हुई है, वो डिज़ोल्व हुई है, बल्कि साथ साथ हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस भी हुआ है, दोनों हुए हैं, ठीक है। अब इसको मुकम्मल बात कर लेते हैं कि डिज़ोल्व भी हुआ है ये फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और हाइड्रोलाइज भी हुआ है, खुद भी आयनाइज हुआ है, खुद भी टूटा है और वाटर के मॉलिक्यूल्स को भी तोड़ दिया है, उसके नतीजे में ये चीज़ें बनी। तो नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स जब इनको पानी में डाला जाता है तो ये डिज़ोल्व नहीं होते, बल्कि ये क्या होते हैं, ये हाइड्रोलाइज होते हैं। आपके MCQs में ट्रिकी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए ध्यान से सुन लीजिए, बार बार बता रहा हूँ, नोट्स में डाल लीजिए। थक गए हैं तो वीडियो थोड़ी सी रोक दें, ठीक है। काफ़ी ख़तरनाक बातें कर रहा हूँ ना, इस वजह से सुनी भी नहीं पहले सर, अजीबो गरीब बातें, कहाँ से ले आए इतनी सारी बातें, सुनी ही नहीं कभी। भाई अब सुन लें, वरना फिर आपका एंट्री टेस्ट आगे आएगा 2 साल बाद, फिर आप बैठे हुए तब भी तो सुनेंगे। इसलिए अभी सुन लें, अभी मेहनत कर लें, सीख लें इनको, मिटा दूँ इसको। तो हाइड्रोलाइज वाली बात भी हो गई और डिज़ोल्व वाली बात भी हो गई। अब चलते हैं यहाँ पर, ये क्या थे हमारे पास, मेटेलिक क्लोराइड्स और नॉन मेटेलिक क्लोराइड्स। अब चलते हैं यहाँ पर नेचर ऑफ हाइड्राइड्स की तरफ। नेचर ऑफ
हाइड्राइड्स। ये होते क्या है? मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं, नॉन मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं, तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है उसको हम हाइड्राइड्स कहते हैं। दोबारा सुन लीजिए, मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है वो हाइड्राइड कहलाती है। नॉन मेटल्स जब हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं तो उसके नतीजे में जो चीज़ बनती है वो नॉन मेटलिक हाइड्राइड्स कहलाते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है, ये कहलाते हैं हाइड्राइड्स। अब हमारे पास दो किस्मों के हो गए, दो किस्मों के हो गए हमारे पास, मेटलिक हाइड्राइड्स और नॉन मेटलिक हाइड्राइड्स। नोट्स में डाल लीजिए, नॉन मेटलिक हाइड्राइड्स। जैसे हमारे पास क्लोराइड्स भी दो तरह के हो गए थे, याद है ना, मेटलिक क्लोराइड्स एंड नॉन मेटलिक क्लोराइड्स। अब ये जो हमारे पास मेटलिक हाइड्राइड्स हैं, इनकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या क्या है देख लीजिए। मेटलिक हाइड्राइड्स, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड है, पोटेशियम हाइड्राइड है, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्राइड है, CaH2। समझ आ गई बात? एक बात मैं आपको ख़ास बात यहाँ पे बता दूंगा, मेटल्स जो है ना, मेटल्स वो हाइड्रोजन के साथ बहुत थोड़े कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि हमारे पास सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये मेटल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वो हाइड्रोजन के साथ मिलना नहीं चाहते मेटल्स जो हैं। तो ये बात भी जहन में रखिएगा, हाइड्रोजन के साथ मेटल्स जो हैं वो ज़्यादा मिलना नहीं चाहते। इसीलिए हमारे पास मेटल्स जो हैं, ये मेटलिक हाइड्राइड्स जो हैं वो थोड़े ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इनको जो है वो, अच्छा एक बात और भी है यहाँ पर, ये जो मेटलिक हाइड्राइड्स हैं, मेटल्स की ख़ास बात याद है ना कि मेटल्स जो हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं। जैसे कि सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, ये सब मेटल्स जो अभी मैंने आपके नाम लिए हैं, ये जब किसी के साथ मिलेंगे तो इनके पास एक ही ऑप्शन होता है कि ये आयोनिक कंपाउंड बनाए। कब? जब ये इलेक्ट्रॉन दें किसी को। इनको इलेक्ट्रॉन देना ही देना है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेंगे, ना सोडियम इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, ना लिथियम, ना पोटेशियम, ना कैल्शियम, ना मैग्नीशियम, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन्स देंगे, ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब ये जब भी किसी के साथ मिलेंगे उसके नतीजे में जो चीज़ बनेगी वो आयोनिक कंपाउंड कहलाएगी। वजह? क्योंकि उनके अंदर आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है। क्योंकि यहाँ हाइड्राइड्स की बात हो रही है, इसीलिए इन हाइड्राइड्स को, मेटलिक हाइड्राइड्स को हम एक और नाम दे सकते हैं, यहाँ पर ये MCQs में आ सकता है, इसको हम कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। आयोनिक हाइड्राइड्स। तो ये सोडियम हाइड्राइड जो है ये भी आयोनिक हाइड्राइड है, ये पोटेशियम हाइड्राइड जो है ये भी आयोनिक हाइड्राइड है, और कैल्शियम हाइड्राइड जो है ये भी आयोनिक हाइड्राइड है। क्यों? इन तीनों केसेस के अंदर सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, पोटेशियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है हाइड्रोजन को, कैल्शियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं 2 हाइड्रोजन के एटम्स को। तो यहाँ पर इनके अंदर कौन सा बॉन्ड बना हुआ है? आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हाइड्राइड्स आयोनिक हाइड्राइड्स भी कहलाएंगे और मेटलिक हाइड्राइड्स भी कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, और क्या बात है इसके अंदर? ये मेटलिक हाइड्राइड्स के हवाले से एक और बात भी लिख दूँ साथ ही, ये सब नोट्स में डाल दीजिए। ये सॉल्ट लाइक आयोनिक हाइड्राइड्स भी कहलाते हैं, नोट कर लीजिए, सॉल्ट लाइक आयोनिक हाइड्राइड्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है भाई। सॉल्ट लाइक आयोनिक सॉलिड्स। क्यों कहा जा रहा है इनको सॉल्ट लाइक आयोनिक सॉलिड्स? इसकी मिसाल हमारे पास NaCl की है। इसमें आप देख लीजिए, सोडियम एक मेटल है,
क्लोरीन के साथ मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, यानी कि मेटलिक क्लोराइड बन रहा है। यहाँ पर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे रहा है, उसके नतीजे में क्या बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है ना, इसको हम कहते हैं सॉल्ट। तो सोडियम क्लोराइड के बारे में 100% हम ये बात कहेंगे कि ये सॉल्ट बन गया। इनको हम कहेंगे ये सॉल्ट जैसे बन गए। ये क्या बन गए, सॉल्ट जैसे बन गए, क्योंकि देखें काफ़ी चीज़ मैच कर रही है इसके साथ। सोडियम क्लोराइड को देखें और इन तीनों को देखें, यहाँ पर भी सोडियम क्लोराइड में भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, आयोनिक बॉन्ड बना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मेटल के साथ सोडियम के साथ क्लोरीन है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है इनके साथ। तो आयोनिक हाइड्राइड्स को हम सॉल्ट लाइक आयोनिक सॉलिड्स भी कहते हैं। ये भी नोट्स में डाल लीजिए। ये सारी बिट्स एंड पीसेस इंफॉर्मेशन जो होती है ना, वो बहुत ज़रूरी होती हैं नोट करना। अच्छा, और क्या बात है इन मेटलिक हाइड्राइड्स के बारे में, इसको मिटाऊं, जगह बनाऊं। आपको याद होगा ये मेटलिक क्लोराइड्स जो हैं, मेटलिक क्लोराइड्स, मेटलिक क्लोराइड्स, इनकी हमने एक ख़ास बात नोट की थी। क्या बात नोट की थी मेटलिक क्लोराइड्स की, कि ये गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, गुड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ये भी बिल्कुल, ये मेटलिक हाइड्राइड्स भी, मेटलिक हाइड्राइड्स भी, ये भी क्या होते हैं, ये भी अच्छे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, सॉल्यूबल होते हैं इन वाटर, सॉल्यूबल इन वाटर, ये मेटलिक हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूँ। और आपको याद होगा मेटलिक क्लोराइड जो हैं वो भी सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। काफ़ी चीज़ें मैच करती हैं इनकी आपस में। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर ये पानी में जब इलेक्ट्रोलाइट्स डिज़ोल्व होते हैं, ये मेटलिक हाइड्राइड्स की ख़ास बात, ये जब पानी में इनको डिज़ोल्व किया जाता है तो उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है। पिछली वीडियो में मैं तफसील से इसके हवाले से बात कर चुका हूँ। हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होती है, इसके ऊपर भी मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। ठीक है, इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पर एक इक्वेशन मौजूद है, मिटाऊँ इसे। एक जो है हमारे पास आयोनिक हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्राइड है, कैल्शियम हाइड्राइड है। इसको अगर आप पानी में डालते हैं तो उसके नतीजे में क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, CaOH2 प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये इसकी इक्वेशन भी मैंने आपको दे दी है। अप एरो का मतलब यही होता है कि ये जो चीज़ बनी है ये गैस है, नीचे ब्रैकेट में आप लिख भी दें छोटा सा जी बना के, ये जो चीज़ है वो गैस है और वो गैस उड़ रही है, निकल रही है, बाहर निकल रही है, अप एरो। तो ये सारे मेटलिक हाइड्राइड्स हो गए। अब हमारे पास कौन से हाइड्राइड्स बचेंगे,